एक एथलीट की लाइफ में 2 दिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वो दिन जिस दिन वो डेब्यू कर रहा होता है, चाहे वो अपने क्लब के लिए डेब्यू करे या फिर अपने कंट्री के लिए डेब्यू करे, और दूसरा वो दिन जब उसे अपने बूट्स हैंग करने होते हैं। जेरार्ड पीके का करियर बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है, क्योंकि इनिशियली जब वो बारसा की एकेडमी में थे तब बारसा की एकेडमी से वो यूनाइटेड गए। यूनाइटेड ने उन्हें एक सीज़न ज़ारागोजा लोन पे भेजा, और उसके बाद जब वो वापस आए तो उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा रियो फर्डिनांड, नेमानिया विडिच और साथ ही साथ आपके जॉनी इवांस। पहले सीज़न में जेरार्ड पीके को इधर उधर मौके मिले, एंड ऑब्वियस ही बात है जिस टाइप की फुटबॉल खेल रही थी यूनाइटेड, और उस टाइम पर जो 2 सेंटर बैक्स थे यूनाइटेड के, उसमें जगह बना पाना जेरार्ड पीके के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अब मैं आपको ये कहानी यूनाइटेड के उससे क्यों बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि आखिरकार जेरार्ड पीके की शुरुआत कैसी रही थी, और उसके बाद जेरार्ड पीके ने जितना भी अपनी लाइफ में अचीव किया है वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि जब यूनाइटेड ने 2007-8 का चैंपियंस लीग फाइनल जीता, उस टाइम जेरार्ड पीके ने ट्रॉफी भले ही जीते हो, प्रीमियर लीग टाइटल भले ही जीता हो यूनाइटेड के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम जेरार्ड पीके वॉज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। यहाँ बार्सिलोना में नए मैनेजर का अपॉइंटमेंट होता है, पेप ग्वार्डियोला को अपॉइंट किया जाता है, और उसके बाद गार्डियोला डिमांड करते हैं कि मुझे एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक चाहिए। यूनाइटेड से जेरार्ड पीके को वापस लाया जाता है, एंड फिर वहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसी लव स्टोरी की जो आगे चलकर एंड के दिन में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगी। ये किसी ने सोचा नहीं था। जेरार्ड पीके ने अपने ला लीगा करियर में 8 ला लीगा टाइटल्स उठाए हैं। बार्सिलोना के साथ आपने 7 कोपा डेल रे उठाए हैं, 3 चैंपियंस लीग टाइटल उठाए हैं, 3 फीफा क्लब वर्ल्ड कप उठाए हैं, और बहुत सारी ट्रॉफीज़ जीती हैं। यूनाइटेड और बार्सिलोना की अगर मैं ट्रॉफी काउंट करूं तो 4 आपके पास यूसीएल टाइटल्स हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि ट्रॉफी वाइज कितना ही डेकोरेटेड करियर रहा है। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ जो आप सुन रहे हो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रॉफी वाइज काउंट आपका एंडरसन जैसा यूनाइटेड में था, नहीं। यहाँ पर बहुत ही बड़ा इनपुट रहा है आपके जेरार्ड पीके का। एंड अब आप ये सोचो अब कि जेरार्ड पीके वाला प्लेयर जिसने क्लब के लिए 600 से ज़्यादा गेम खेले हैं, 53 गोल स्कोर किए हैं, और गोल्स भी कुछ खासी इंपॉर्टेंस वाले गोल, बड़े बड़े मैचेस में गोल स्कोर किए हैं। उसके बाद अगर मैं कंट्री वाइज बात करूं, 2010 का वर्ल्ड कप और 2012 का यूरो, तो ऑब्वियस ही बात है कंट्री और क्लब मिलाकर जेरार्ड पीके का करियर अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो एक परफेक्टली ग्लोरीफाइड करियर होगा। लेकिन इस करियर की जो एंडिंग सबने प्रेडिक्ट की थी, इस प्लेयर का जो रिटायरमेंट फेज सबने प्रेडिक्ट किया था, या रिटायरमेंट डे सबने प्रेडिक्ट किया था, वैसा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये क्लब की नासमझी कहें या जेरार्ड पीके की जिद कहें, जो भी आप कहें, जो रिलेशनशिप था बिटवीन द प्लेयर एंड द क्लब एंड बिटवीन द प्लेयर एंड द फैंस, वो कहीं ना कहीं टूट गया। चाहे वो सैलरी वाली बात हो, चाहे वो परफॉर्मेंस वाली बात हो। जब लास्ट सीजन मेसी टीम से गए थे पीएसजी, उस टाइम सबने सोचा था कि क्लब अब मूव ऑन करेगा अपने सो कॉल्ड एजिंग प्लेयर से, क्योंकि उससे एक सीज़न पहले ही जब बार्सिलोना ने 8-2 की शिकस्त झेली थी, तब सबने कहा था दैट बार्सिलोना नीड टू मूव ऑन फ्रॉम देयर ओल्डीज। एंड ओल्डीज आपके सो कॉल्ड कौन हुए? जेरार्ड पीके, सर्जियो बुस्केट्स, जॉर्डी आल्बा, एंड ऑब्वियस ही बात है कुछ अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स लाइक सर्जी रोबर्टो। लेकिन बार्सिलोना ने कहा नहीं, जेरार्ड पीके हैज स्टिल अ लॉट मोर टू ऑफर। लेकिन वहीं सुआरेस पे गाज गिरी थी, सुआरेस को क्लब से बेदखल होना पड़ा था, एंड इवेंचुअली बिना फेयरवेल के सुआरेस को बार्सिलोना छोड़नी पड़ी। एंड फिर बाद में जाकर एटलेटिको के साथ जब उन्होंने ला लीगा जीती, तब उन्होंने बताया कि किस तरह का ट्रीटमेंट क्लब ने उनके साथ किया था। और उस टाइम की मैनेजमेंट थी भी बहुत ही ज़्यादा स्टबन कि उनको क्लब के प्रोग्रेस से मतलब नहीं था। दे जस्ट वांटेड टू मेक बार्सिलोना अ बिजनेस मॉडल, और जहां पर उनको सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं फाइनेंशियल टर्म वाइज बात करूं, तो अपना बेनिफिट देखना था, ना कि क्लब का देखना था। क्योंकि अगर क्लब का बेनिफिट देखा होता तो इतनी अनरियलिस्टिक सैलरीज नहीं मिली होती। लेकिन अब जब अल्मेरिया के अगेंस्ट आखिरी बार कैंप नो पे जेरार्ड पीके खेलेंगे,
तो आई थिंक हर एक बार्सिलोना प्लेयर को इस प्लेयर की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। इस प्लेयर को फेयरवेल तो वैसा नहीं मिलने वाला है जैसा मिलना चाहिए था, लेकिन जो मौका आपके सामने मिलने वाला है, जो आपको जेरार्ड पीके को डिजर्व्ड फेयरवेल इस करेंट सिनेरियो में देनी चाहिए, वो आपको देनी पड़ेगी। बिकॉज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर थिंग्स दैट हैज बीन हैपनिंग विद हिम बिटवीन द क्लब, वो एक अलग बात हो जाती है जब रिटायरमेंट डे की बात आती है। तो जेरार्ड पीके थोड़ा सा अगर यावी या इनिएस्टा से कुछ सीखते तो शायद थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट ले सकते थे। उनको ये पता होता कि एक प्लेयर के लिए जो रिटायरमेंट का डिसीजन होता है वो उसका खुद का होता है, किसी और को उस डिसीजन पे फोर्स नहीं करना चाहिए उसको। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस मामले में अगर मैं बात करूं जावी और इनिएस्टा की, तो उन्होंने बहुत ही सही टाइम पर बार्सिलोना को छोड़ा और यूरोप छोड़ा, बिकॉज उनको पता था कि उनके लिए सेम कमिटमेंट के साथ किसी और यूरोपियन क्लब में खेल पाना मुश्किल रहेगा। एंड सेम कैन बी सेड अबाउट जेरार्ड पीके। ऐसा नहीं है कि जेरार्ड पीके की इन हरकतों ने कहीं भी आपको ये दिखाया हो दैट ही वॉज नॉट इन लव विद द क्लब। ही एब्सोल्युटली अडोर्ड दिस कैटलान क्लब। ही अडोर्ड द पीपल ऑफ कैटलूनिया। ही इज अ कैटलान हिमसेल्फ। एंड कहीं ना कहीं वो कैटलान कार्ड ही उसके लिए थोड़ा सा इलोंगेट कर गया उसका करियर बार्सिलोना में। बट एज वी से कि इंसान जब बेसिकली हमारे साथ नहीं होता है तब उसकी सिर्फ हम अच्छी बातें याद करते हैं। जेरार्ड पीके की अच्छी बातें ये थी कि जब जेरार्ड पीके यूनाइटेड से बार्सिलोना वापस आए थे तब ही वॉज जस्ट अ बॉय। पुयोल टुक हिम अंडर हिज विंग्स, ही नर्चर्ड हिम, एंड इवेंचुअली जब आगे फ्यूचर जनरेशन आई, जब आपके यंग प्लेयर्स आए, तो जेरार्ड पीके टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्चरिंग देम। चाहे आप बेसिकली जॉर्डी एल्बा की बात करें, बिकॉज ही वॉज प्रिटी यंग व्हेन ही केम टू बार्सिलोना, या फिर आप बात करें सर्जी रॉबर्टो जैसे प्लेयर की, सैमुअल उमतीती जैसे प्लेयर्स की, जो कि एक अलग कंट्री से एक दूसरी कंट्री में खेलने आए थे, एक डिफरेंट सेटअप में खेलने आए थे। तो ही टुक देम अंडर द विंग्स, ही गाइडेड देम, ही लेड देम एज वन ऑफ द लीडर्स इन बार्सिलोना। एंड इवेंचुअली जेरार्ड पीके बहुत सारी बातों के लिए याद किए जाएंगे, बट एक बात जो जेरार्ड पीके की याद हमेशा रखी जाएगी वो ये था दैट ही वॉज वेरी लॉयल टू द क्लब। एंड फ्रेंडली मेंटर्स उनके मैड्रिड के साथ, चाहे स्पेशली विद सर्जियो रैमोस, और जितने भी बड़े मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस रही हो, वो हमेशा आप ऑब्वियस ही बातें याद करोगे। आपको फिर ये टाइम भी याद आएगा जब बार्सिलोना वर नॉट एट देयर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड जेरार्ड पीके वॉज वन ऑफ दी प्लेयर्स जो कि उस पूरे डमाडोल सीजन में या फिर उस पूरे बेसिकली खराब दौर में वन ऑफ द रीजंस थे बार्सिलोना के डाउनफॉल के। लेकिन टू पिन डाउन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू पिन डाउन ऑल द ब्लेम ऑन जस्ट वन और टू प्लेयर्स is never the answer and should never be the thing in football. But अब यहाँ पर बात भाई ये आती है कि मेरे हिसाब से जेरार्ड पीके को ट्रोल करने वाले रियल मैड्रिड या न्यूट्रल फैंस से ज़्यादा उनके खुद के फैंस थे, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में जितना बार्सिलोना फैंस ने एक तरीके से जेरार्ड पीके के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं, जितना जेरार्ड पीके के अगेंस्ट सामने आकर बेसिकली बातें बोली हैं, वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। ऑब्वियस ही बात है, नाउ ही विल बी लीविंग द क्लब। तो बार्सिलोना को अब अगली विंटर विंडो में प्लानिंग करनी पड़ेगी, मतलब आने अपकमिंग विंटर विंडो में कि उनको एक एक्स्ट्रा सेंटर बैक कौन लेकर आना। बिकॉज देखो एडिशन तो करने पड़ेंगे। आप जेरार्ड पीके के रहते हुए जब अलोंजो खिला रहे थे, अलोंजो इज़ नॉट अ सेंटर बैक, तो ऑब्वियस ही बात है फिर आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि अब आपको अपनी टीम बैलेंस कैसे करनी है। और सैलरी अब ऑब्वियस ही बात है, रिटायरमेंट के बाद अब उनका जो बोनस है, जो कुछ भी है, वो उनको देना पड़ेगा बार्सिलोना को। एंड इवेंचुअली बार्सिलोना हैव टू मूव ऑन फ्रॉम सर्टेन मोर प्लेयर्स नाउ। आई थिंक सर्जियो बुस्केट्स का भी सही वक्त यही है रिटायरमेंट लेने का, एंड जॉर्डी एल्बा एंड सर्जियो रॉबर्टो एज वेल। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट आई थिंक जेरार्ड पीके विल गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द ला लीगा हिस्ट्री एंड डेफिनेटली वन ऑफ द मॉडर्न डे बेस्ट। और अब बात कर लेते हैं भाई अपने गेम की भी। मतलब देखो यार, रेफरी डिसीजंस आपके अगेंस्ट जाते हैं, शायद उस टाइम आपको हर्ट ना करें, हॉन्ट ना करें, बट इवेंचुअली एक टाइम ज़रूर ऐसा आता है जब आपको प्रीवियस डिसीजंस जो रेफरी के आपके अगेंस्ट गए हुए होंगे और जहाँ पर वो डिसीजंस बेसिकली आपके अगेंस्ट नहीं जाने चाहिए थे, वो हर्ट ज़रूर करते हैं। और कहीं ना कहीं यही कल हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि देखो यार, आप चाहे जितना बोल लो कल जितनी परफॉर्मेंस की क्रिटिसिज्म कर लो, बट शायद हम क्वालिफायर नहीं खेल रहे थे अगर वो पेनल्टी डिसीजन
हमारे अगेंस्ट ना गया होता तो, बिकॉज वी वुड हैव फिनिश द ग्रुप एज अ ग्रुप टॉपर्स विद आपके कितने 16 पॉइंट्स, ठीक है ना, आपको वहाँ 1 पॉइंट मिल जाता तो ऑब्वियस सी बात है आप ग्रुप टॉप करते, फिर आपको बार्सिलोना और इन सारी क्लब से नहीं खेलना पड़ता। बट क्योंकि अब करंट सिनेरियो बदल चुका है, नाउ वील हैव टू प्ले द क्वालिफायर्स, और आपको जिन टीमों को फेस करना है वो है FC बार्सिलोना, आईएक्स, यूवेंटस, शाख्तार दोनेट्स्क, आपकी लेवरक्यूजन। तो इन सारे क्लब में से जब आप किसी भी क्लब को फेस करोगे तो आपकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो ऑलरेडी थोड़ी सी कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसमें से सर्टेन क्लब्स के पास बहुत अच्छा बेंच है, बहुत अच्छा स्क्वाड है, भले ही वो UCL से एलिमिनेट होकर आ रहे हैं। बट लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग एज वेल कि यहाँ पर यूनाइटेड वर नॉट पार्ट ऑफ द चैंपियंस लीग, तो ऑब्वियस सी बात है दीज टीम्स प्लेड वेल एंड दैट इज वाई दे वर प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग। एंड डोमेस्टिक परफॉर्मेंस वाइज अगर हमें आईएक्स या फिर हमें बार्सिलोना मिलती है तो हम स्ट्रगल करेंगे, स्पेशली अगर हमें बार्सिलोना मिल जाती है तो। बट शायद बार्सिलोना का फिक्चर यूएफए इसलिए जल्दी ना कराए बिकॉज अभी इतना ज़्यादा कुछ स्टेक पे नहीं होगा जितना आगे राउंड में ये टीमें जाएंगी अराउंड सेमीफाइनल या फाइनल। अगर ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं, खासकर सेमीफाइनल में अगर ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं तो बहुत कुछ स्टेक पर होगा एंड यूएफए को पता है कि भाई उन्हें अपना उल्लू कैसे सीधे करना है। कल के गेम में यार कुछ पॉजिटिव्स भी थे, आपको पता है भाई अलेजांद्रो गर्नाचो ने कल गोल स्कोर किया है, रोनाल्डो ने गोल असिस्ट किया है। 18 साल, जी हाँ 18 साल का गर्नाचो गोल स्कोर कर रहा है एंड 19 साल का करियर रहा है रोनाल्डो का जब से वो यूनाइटेड में आए हैं। ही स्टार्टेड हिज करियर इन 2003 एंड उसके बाद से लेके अभी तक 19 साल हो चुके हैं। तो आपको दिखाता है कि कितनी लॉन्जिविटी रही है भाई रोनाल्डो के करियर की। एंड ऑब्वियस ही बात है कमिटमेंट लेवल, परफेक्शन लेवल, आपको सब कुछ देखने को मिलता है। बट अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज बात करूं भाई तो कल का गेम बहुत डिसअपॉइंटिंग था। पहली बात तो ये कि हमारी टीम में बेसिकली जो आपके रेगुलर स्टार्टर्स थे वो प्रेजेंट नहीं थे। सैंचो वॉज नॉट देयर, एंटनी वॉज नॉट देयर, वरान वॉज नॉट देयर, तो यू वर ऑलरेडी शॉर्ट ऑन बेसिकली क्वालिटी प्लेयर्स। एंड फिर आपने 18वें मिनट में गोल लीड ले ली, उसके बाद आपके पास प्रॉपर 70 मिनट बचे हुए थे जब आप गेम का जो कोर्स था वो चेंज कर सकते थे। आपको सिर्फ एक गोल और स्कोर करना था, लेकिन वो गोल आप इसलिए स्कोर नहीं कर पाए बिकॉज अभी आपकी टीम काफ़ी ज़्यादा रॉ है। एंड मैं यही बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे फ्रस्ट्रेटिंग गेम्स आएंगे सीजन में जहाँ पर आपकी टीम शायद प्रेशर के अंडर क्रम्बल कर जाए। ऑल्दो वी वॉन द गेम, ठीक है ना, बट इट वॉज ऑफ नो यूज़ बिकॉज अल्टीमेटली हमें 2 गोल के डिफरेंस से जीतना था एंड हम नहीं जीत पाए। नाउ वी हैव टू प्ले द क्वालिफायर्स। एंड कल आपको देखने को मिला कि भाई अगर हम वर्सेटैलिटी के मामले में बात करें तो हमारे पास उतने वर्सेटाइल प्लेयर्स नहीं हैं। इफ़ यू आर पुशिंग ब्रूनो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पिच, ही डिड हिज जॉब बट ही वॉज नॉट गुड इनफ बिकॉज अल्टीमेटली ब्रूनो का अगर मैं बात करूं इनपुट जो आता है तो वो थ्रू द सेंटर ही आता है। नाउ ब्रूनो इज़ नॉट सेंचो, ब्रूनो इज़ नॉट एंटनी, एंड इस वजह से कल आपने गेम में डेलो को कम इन्वॉल्व होते देखा ऑफेंसिव एरियाज में। इसीलिए आपने देखा कि भाई ब्रूनो डेलो वॉज होल्डिंग हिमसेल्फ बैक एंड इवेंचुअली जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल किक इन होना शुरू हुआ एंड स्पेशली सेकेंड हाफ में आई डोंट थिंक वी वर इन कंट्रोल ऑफ द गेम। दे केम विद अ प्लान इन द सेकेंड हाफ, उन्होंने फ्लैंक्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, वहाँ से उन्होंने क्रॉसेस पे क्रॉसेस डालने शुरू किए एंड वंस अगेन इट वॉज डेविड डेया हु केम टू द रेस्क्यू बिकॉज आपने डेविड डेया को खेलते देखा, आपने डेविड डेया को सेव्स करते देखा एंड डेविड डेया विद ईच गेम इज ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस एंड आई थिंक भाई it is very unfair for David Dea that he was not included in the provisional squad of Spain. अब देखो यार वो जो चीज़ें निकल चुकी हैं हाथ से वो निकल चुकी हैं, अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये बोलना तो ज़रूर पड़ेगा कि भाई डेविड डेया इज़ करेंटली वन ऑफ द बेस्ट शॉट स्टॉपर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ। एंड येस्टरडे वो डबल सेव जो थी, मुझे आर्सेनल वाले गेम की याद आ गई व्हेन लैकाज़ेट टुक द शॉट एंड सैंचेज बेसिकली टुक द रीबाउंड शॉट एंड डेविड डेया सेव्ड बोथ ऑफ द शॉट्स। एंड कल भी कुछ इसी तरीके का सेव था। एंड मैं सही बताऊँ ना, मैच तो हम भले ही जीत गए हैं, हमने भले ही हम क्वालिफायर खेलने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ से मैं खुश हूँ कि हमें कोई फर्दर इंजरी नहीं हुई है एंड कोई भी बड़ा प्लेयर वर्ल्ड कप मिस नहीं करने वाला है कल के मैच के बाद बिकॉज जिस तरह से फिजिकल हुई है कल भाई रियल सोसिएदाद, उन्होंने बिल्कुल हमें फ्रस्ट्रेट कर दिया था। ऑलमोस्ट लिसांद्रो मार्टिनेज इंजर्ड होते होते बचे हैं, कैसेमीरो इंजर्ड होते होते बचे हैं,
तो हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी देखना ज़रूरी है कि हम वर्ल्ड कप से पहले अपने प्लेयर्स को फिट भेज रहे हैं वर्ल्ड कप में, बिकॉज इवेंचुअली अगर आप थोड़ी सी भी इंजरी स्कैर वगैरह लेकर जाओगे वर्ल्ड कप में और वहाँ से फिर आप अगर लौटोगे बेसिकली इंजर्ड होकर, तो कहीं ना कहीं उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा. आई जस्ट होप कि ऑलरेडी इतने बड़े बड़े नाम मिस कर चुके हैं वर्ल्ड कप से, कांटे, पॉग्बा, बाकी बड़े बड़े प्लेयर्स, टीमो वर्नर भी अब इंजर्ड होकर बाहर हो गए हैं वर्ल्ड कप से. तो ऑब्वियस ही बात है, वर्ल्ड कप हर प्लेयर की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, बिकॉज दे गेट टू प्ले फॉर देयर कंट्री. एंड आप कंट्री के लिए टूर्नामेंट्स में हर 2 साल में एक बार ही खेलते हो. बड़े टूर्नामेंट्स की अगर बात करूँ तो वर्ल्ड कप और यूरोज, ठीक है ना, या फिर कोपा अमेरिका अगर आप बात करोगे तो. एंड प्लेयर्स मिसिंग आउट ऑन दीज टूर्नामेंट्स इज़ अ बिग लेट डाउन फॉर देयर करियर. बिकॉज देखो यार, क्लब करियर में आप चाहे कितना भी अचीव कर लो, बट आप जब तक कंट्री के लिए कुछ नहीं जीतते हो ना, यू फील डिससेटिस्फाइड. एंड द प्राइम एग्जाम्पल इज लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो. दोज गाइज हैव वॉन एवरीथिंग दैट इज देयर टू बी वन इन क्लब फुटबॉल. लेकिन मेसी की एक जो हमेशा से विश थी, he wanted to win something with Argentina, a big trophy with Argentina. Ronaldo का भी same case था, he wanted to win a trophy with Portugal and eventually he did that. Both of them achieved their dreams and now they are eyeing for the ultimate prize, that is the World Cup. तो यहाँ पर भाई ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड कप काफ़ी क्रूशल रहने वाला है. एंड अब यूनाइटेड के लिए वर्ल्ड कप के बाद का जो विंडो टाइम पीरियड है ना, वो बहुत क्रूशल होने वाला है. बिकॉज कल आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई, दैट we need more quality, we need more options. United haven't got those options on the bench, United haven't got those options on the field as well, जो कि गेम चेंज करने का मादा रखते हो. और देखो यार, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि आपका जो अभी स्क्वाड है वो एक बेसिकली एक चैंपियन क्वालिटी स्क्वाड नहीं है, ठीक है ना. क्योंकि चैंपियनशिप क्वालिटी स्क्वाड जो होता है आपका, वो बिल्ड करने के बाद बनता है. अभी एक विंडो के बाद आप ये डिमांड नहीं कर सकते टेन हैक से कि आप परफेक्ट फुटबॉल खिलाओ, परफेक्ट प्लेयर्स खिलाओ, बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल. एंड अल्टीमेटली यू हैव टू बेसिकली कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल कि यूनाइटेड जितना ज़्यादा विंटर विंडो से पहले अपने आप को स्टेबल कर लेगी, बेसिकली दे हैव टू कीप एन आई ऑन द वर्ल्ड कप एज वेल, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप बेसिकली मॉनिटर कर सकते हो. और बहुत सारे नाम ऑलरेडी जुड़ने शुरू हो गए हैं, बट ऑलरेडी एक डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग गई है. डियोगो कोस्टा है साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन विद FC पोर्टो. एंड अब उनकी अगर हम बेसिकली समर विंडो में जाएंगे भी, तो इट वोंट बी पॉसिबल टू गेट आर हैंड्स ऑन डियोगो कोस्टा फॉर द गोल कीपिंग डिपार्टमेंट. तो यूनाइटेड को अलग ऑप्शंस देखने पड़ेंगे. एंड इवेंचुअली राइट बैक के एरिया में, सेंटर बैक के एरिया में, और साथ ही साथ आपके मिडफील्ड में आपको और ऑप्शंस की दरकार है. एंड ऑब्वियस ही बात है, नंबर 9 के ऑप्शन भी आपको चाहिए ही चाहिए. तो लेट्स सी क्या होता है.